हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। आज एक नए सेगमेंट के साथ में एक नए छोटे से वीडियो के साथ में मैं आपके सामने पेश हूँ। छोटा सा वीडियो तो नहीं है, थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। अगर हम पॉलिटी की बात करें और पॉलिटी में राष्ट्रपति से प्रश्न ना बने तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें अधूरी रहती हैं। तो किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम, एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम्स के लिए आपका राष्ट्रपति टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां, उससे संबंधित आर्टिकल्स, उससे संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां तक कि अब तो जो भूतकाल में या फिर जो पास्ट में जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में भी प्रश्न बनने लगे हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ऐसे कौन से चीफ जस्टिस थे जो कि राष्ट्रपति बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनने लगे हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं एक एपिसोड आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम है राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे जो पूछा जा सकता है। इसको पढ़ने के बाद आपको कभी भी दोबारा राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, राष्ट्रपति से चाहे जैसा प्रश्न आए आप ये कर ले जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। चलिए चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसके पहले जो भी बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो प्लस कोर्स को ऑप्ट करें। आप सब्सक्रिप्शन लेने का क्या फायदा है, प्लस के क्या फायदे हैं? तो प्लस का बस वही फायदा है कि जैसे मान लीजिए आप कभी कभी आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे मूवी आप देखते हो तो टेलर देख पाते हो। मूवी स्टार्ट होती है कहीं पे भी तो शुरू में क्या करते हैं, टेलर रिलीज कर देते हैं। तो ट्रेलर का क्या काम है, आपको उस पूरी पिक्चर का छोटा सा रूप दिखाना। पूरी पिक्चर तो थोड़ी दिखाते हैं। बस यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, स्पेशल क्लास पढ़ाते हैं, तो 10 टेलर, अगर आपको पूरी फिल्म देखनी है तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके फायदे ये हैं कि आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे और साथ साथ में अनलिमिटेड एक्सेस है। आप कितना भी पढ़ सकते हैं, कितना भी किसी से भी पढ़ सकते हैं। समझ रहे हो, एक कार्ड है ये। एक आपको बस एक बार एक्सेस मिल गया। कहीं कहीं पार्क्स होते हैं ना, तो आप पार्क में जाइए, आप चाहे जितने झूले पे जितने बार झूलिए, कोई पैसा नहीं लगना। बस ऐसे ही यहाँ पे भी है कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद आप कौन सी किस एजुकेटर की क्लास देख रहे हो, कितनी देर तक क्लास देख रहे हो, कितने समय तक क्लास देख रहे हो, सब कुछ फ्री है। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, एक एक चीज आपको बताई जाएंगी। चलिए खैर आगे चलते हैं। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो 850 रुपए है। इसमें मेरा कोड अप्लाई करने पर, कोड क्या है, योगेंद्र, इस कोड को अप्लाई करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो प्राइस है वो हो जाएगा माइनस का 7020। ठीक है, 325 की जगह हो जाएगा 293। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। राष्ट्रपति के बारे में आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे ये आप समझते चलिए। एक मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ा आउट ऑफ थोड़ा सा किनारे से कट रहा था, अब सही है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, पहले राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फिर जो विभिन्न विभिन्न राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसकी किस तक को कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ये चीज हम क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके संबंधित आर्टिकल भी जानेंगे। इलेक्शन कैसा होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है ना, और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कौन से आर्टिकल्स हैं ये भी हम पढ़ेंगे। टर्म्स ऑफ ऑफिस मतलब कार्यकाल कितने समय का होता है, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल कब छोड़ सकता है, उसके राष्ट्रपति अगर अपने कार्यकाल के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये सभी चीजें हम टर्म्स ऑफ ऑफिस में पढ़ेंगे। इम्पीचमेंट, अगर कोई राष्ट्रपति संवैधानिक निर्वहन नहीं कर पाता है, कोई संवैधानिक स्थिति बन जाती है, संविधान का उल्लंघन करता है, ऐसे केस में उसमें महाभियोग भी चलाया जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, महाभियोग को कैसे चलाया जाता है, महाभियोग का आर्टिकल कौन सा है, और कितने कितने सदस्यों की अनुमति चाहिए तब महाभियोग चलेगा। तो ये सभी चीजें हम जो है इम्पीचमेंट में पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे उसके पावर के बारे में कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति किस तरीके से सरकार का मुखिया रहते हुए भी बहुत सारे डिसीजन, लगभग डिसीजन अपने विवेक से नहीं लेता है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हीं के एड और एडवाइस पे कार्य करता है, तो ये चीज भी हम इसी में पढ़ेंगे। सो दिस इज अ लॉन्ग सेशन जिसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये जो राष्ट्रपति होगा इसे भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, सबसे पहला नागरिक यही माना जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही। दूसरी चीज, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। हमारे पास जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। जो राष्ट्रपति कहेगा यही सर्वोच्च कमांडर करेंगे। अगर राष्ट्रपति कहेगा कि इस देश से युद्ध होना है तो सर्वोच्च कमांडर भी वही करेंगे। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से कह सकता है? नहीं कह सकता। मैंने फिर से बोल दिया कि राष्ट्रपति हमेशा कार्य करता है सलाह और सहयोग, सलाह और सहयोग मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग पे ही कार्य करेगा। अपने विवेक से, अपने स्वयं के विवेक से या फिर स्वयं से डिसीजन नहीं ले सकता। उसे किसी भी डिसीजन को लेकर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक बार परामर्श लेना पड़ेगा। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुलपति के रूप में भी जाना जाता है। देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका मुख्य जो कुलपति है वो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। इसलिए आप जब भी देखोगे किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सबसे हेड होता है उसे क्या कहते हैं? वाइस चांसलर। चांसलर नहीं कहते हैं क्योंकि चांसलर तो ऑलरेडी राष्ट्रपति बन चुका है। तो जब भी किसी यूनिवर्सिटी में मुख्य व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो उसे उप कुलपति कहते हैं, वाइस चांसलर कहते हैं। वही मेन करता धरता होता है, लेकिन कुलपति कौन है? राष्ट्रपति है। आगे देखो, तो आर्टिकल 53 वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन टू द प्रेसिडेंट। क्या कह रहा है कि आर्टिकल 53 कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है कि जो भी संघ की कार्यकारी शक्तियां हैं, किसकी शक्तियां? संघ की कार्यकारी शक्तियां, मतलब देश की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति में समाहित होती हैं और राष्ट्रपति ही उन शक्तियों को एक्सरसाइज करता है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि राष्ट्रपति ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही उन शक्तियों का निर्वहन करता है, उन शक्तियों का उपयोग करता है। आगे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। देश के पहले राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1952 से लेकर 1962 तक रहे। इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने 2 कार्यकाल, इनके कितने कार्यकाल है? 2 कार्यकाल याद। पहली वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल थी, 12वीं थी। यंगेस्ट प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी थे। ये एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर क्या नाम था? KR नारायण, जिन्होंने 77 साल की उम्र में ऑफिस संभाला। देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बूढ़े राष्ट्रपति, मतलब जो ऑफिस में रहे, संभाला नहीं रहे, तो फिर वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? हमारा KR नारायण। एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि ऐसे आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताने हैं जो कि जिन्होंने प्रेसिडेंट का कार्य भी संभाला है, वाइस प्रेसिडेंट का कार्य भी संभाला है और CGI का सब कार्य भी संभाला है। तो उनका नाम है M हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर अभी हम आगे बताएंगे आपको किनकी मृत्यु पर ये बनते। तो राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं और ये फिर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, उसके बाद ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। इस तरीके से ये तीनों ही पोस्ट पर रहे हैं M हिदायतुल्लाह। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले राष्ट्रपति हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के सदस्य। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्य बने, स्थायी सदस्य बने। इनकी एक किताब भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इनकी बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। ये किताब है इनकी, याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। और सत्याग्रह इन चंपारण किताब भी इन्हीं की है। सत्याग्रह इन चंपारण, ये किताब भी इन्हीं की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे और 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला पार्ट। अगले जो है वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े क्या कहते हैं शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे, बहुत अच्छी इनको जाना जाता है। और इसीलिए इनके जन्म दिवस
5 सितंबर को हम हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि भैया शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, तो याद रखेंगे शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। उनको 1954 में सबसे पहले 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया था, उनमें एक व्यक्ति ये भी थे। तो 3 व्यक्ति कौन कौन थे, कमेंट करके अब मुझे बताइएगा। सबको पता है वैसे तो, बट फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं तो चलो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आसान है। तो 3 लोगों में ये एक लोग ये भी थे जिन्होंने सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954। आगे चलो, तीसरे पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और उनके पद पर ही उनका निधन हो गया। तो ये पहले राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते ही उनका निधन हुआ था। तत्कालिक उपाध्यक्ष वीवी गिरी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उस समय पे जो तत्कालिक क्या कहते हैं एक्टिंग जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जनवरी 1959 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो आप समझ गए जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ही इन्हें बनाया गया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत की सरकार ने कला और क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मानित किया था। उन्होंने भारत की शिक्षा में भी क्रांति लाई थी। आगे चलो, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो है बीवी गिरी, ओनली पर्सन इलेक्टेड एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब इसका मतलब क्या है, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, विपक्ष के द्वारा एक व्यक्ति होता है, पक्ष के द्वारा एक व्यक्ति होता है, कभी कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो जाता है। वोटिंग होती है, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली से ये बहुत वोटिंग होती है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो ये ना तो कांग्रेस की तरफ से खड़े थे, ना तो जो है बीजेपी, ना तो जो है विपक्ष की तरफ से खड़े थे। तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जो पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो राष्ट्रपति बनते हैं। वीवी गिरी वाज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिज फुल नेम वाज ब्रहगिरी वेंकटा गिरी। ही द ओनली पर्सन वी इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 1975 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। आगे चलो, नेक्स्ट इज फखरुद्दीन अली अहमद, द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये जो है वो राष्ट्रपति रहे। इंपॉर्टेंट क्यों है, एसएससी में प्रश्न पूछा गया है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनके समय पर क्या कहते हैं इमरजेंसी लगाई गई थी, जिनके समय पर आपातकाल लगाया गया था। तो वो व्यक्ति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इन्हीं के समय पर इंदिरा गांधी ने इनके पास भेजा था कि भैया आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर क्या लगा दीजिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगा दीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके कार्यकाल में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण क्या लगाया गया आपातकाल। ऐसे तो आपातकाल 3 बार लगाया गया, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके एक ही बार लगाया गया, बाकी 2 बार एक्सटर्नल वॉर के कारण लगाया गया था। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी के समय जब उन्होंने आपातकाल लगाया तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखो कभी कभी क्या होता है, एक पक्ष में राष्ट्रपति खड़े होते हैं, विपक्ष में राष्ट्रपति खड़े होते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति ऐसे थे जो अनअपोज्ड, किसी ने अपोज ही नहीं किया, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो अकेले थे जिनको सीधे सीधे वोट मिल गए। तो अनअपोज्ड रूप से जो राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। सबसे कम आयु के राष्ट्रपति वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। सबसे कम आयु के राष्ट्रपति मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में। और ये सीधे सीधे लोकसभा पद के लिए चुने गए थे। तो कभी पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो भी यही थे। आगे देखिए, इसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह, द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 25 जुलाई 1982 से लेकर 1987 तक रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये इंदिरा गांधी के स्टैम्प थे। मतलब ऐसी चीजें भाई बोली जाती हैं, क्योंकि जो भी इंदिरा गांधी ने जितने भी डिसीजन दिए उनमें इन्होंने जो है उसमें हाँ की है। पहले सिख राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, उनके राष्ट्रपति पद के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1980 के सिख विद्रोही दंगे जैसी घटनाएं हुई थी। लेकिन इस तरह की बातों का कोई लॉजिक है नहीं, है ना। किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो किसके रहे होंगे या क्या रहे होंगे। ये है ज्ञानी जैल सिंह। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आई। इनके द्वारा पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ये क्वेश्चन ही पूछा गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे ना। आगे चले, अगला प्रश्न, अगली पार्ट।
कह रहा है कि आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 1992 तक रहे। नेक्स्ट वन है जो आर वेंकट रमन है, ठीक है, आर वी वेंकट रमन इनको कह सकते हैं। इससे पहले वो 1984 के भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, तो ये राष्ट्रपति भी थे, उसके बाद में उपराष्ट्रपति बने। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 25 जुलाई 1992 से लेकर 1997 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे, भोपाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है और 1956 से लेकर 1967 तक वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उन्हें कानूनी पेशे से बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ द रिकॉग्निशन से भी सम्मानित किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा की। दो राष्ट्रपति मैंने एक साथ बना दिए हैं, तो दो राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले राष्ट्रपति हैं के.आर. नारायण, पहले दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वे हाल ही के दिनों में जब रामनाथ कोविंद बने तो ये कहा गया कि ये पहले दलित है, जबकि ऐसा नहीं है। के.आर. नारायण ऑलरेडी पहले दलित प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और उसके बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, और ये पहले साइंटिस्ट भी थे, या अब तक के पहले या कह सकते हैं पहले वैज्ञानिक ही हैं जो राष्ट्रपति बने। देखो हमारे देश में या किसी भी देश में अगर आप पढ़े लिखे लोगों को अच्छे पदों पर भेजेंगे, राष्ट्रपति हैं या फिर जो भी पद होते हैं, प्रधानमंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, जितने भी मतलब इस तरीके संवैधानिक पद होते हैं, अगर इन पदों पर किसी भी देश में अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग होते हैं और जो है शिक्षाविद जैसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो हमेशा देश के भलाई के बारे में कार्य करते हैं, अच्छे उसके बारे में कार्य करते हैं। वैसे तो संविधान में जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही अच्छा संचालन करेंगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक जनरल बात कही जाती है, एक जनरल चीजें ये कही जाती हैं कि तो इसीलिए उनका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया राष्ट्रपति हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे देश में कुछ लोग होते हैं ना जिनके कोई हेटर नहीं होते, तो ऐसे ही डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब है जिन्हें कोई हेट नहीं करता, जिनकी कोई कहीं पे भी घृणा नहीं करता, कोई भी इनका कोई एनिमी नहीं है। जब कहा जाता है कि जब ये रिटायर्ड हुए थे तो कुछ पैंट, कुछ बक्से, कुछ चप्पल अपनी संपत्ति में छोड़ के गए थे। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन हमेशा देश को आगे लेके जाता है। इस तरीके के लोग सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, सबसे ज्यादा वोट इनको मिले थे। इसके बाद आती है भारत की प्रतिभा पाटिल सिंह, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रही हैं, और कोई खास ऐसी चीज है नहीं जो बताई जा सके, बस पहली महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद 25 जुलाई 2012 से लेकर 2017 तक जो है वो प्रणब मुखर्जी रहे हैं। प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि भाई इन्होंने सबसे ज्यादा दया याचिका खारिज की हैं, और एक और चीज है कि इनका भी अच्छा ही कार्यकाल रहा है प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी की बहुत सारी किताबें भी हैं, टर्बुलेंट ईयर्स है, इमरजेंसी ईयर्स है, इस तरीके की जो किताबें हैं वो प्रणब मुखर्जी ने लिखी हैं। तो ये थे भारत के सारे राष्ट्रपति जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की। रामनाथ कोविंद के बारे में अभी चूंकि वो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं तो इनके बारे में भी मैंने चर्चा नहीं की। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन टू बिकम द प्रेसिडेंट। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 58 के तहत 58 के तहत भारत के राष्ट्रपति की उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा में अध्यक्ष बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल, सॉरी राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल, और आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल। इसी तरह ही शी और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक निश्चित ही होना चाहिए। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, उसके अंदर कम से कम इतनी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी एक ऐसे पद पर है जहां पर उसे लाभ मिल रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, उसे भत्ता मिल रहा है, ऐसे पदों पर नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसे पद पर है तो उनसे वो इस्तीफा दे देता है। मस्ट नॉट बी बैंकरप्ट, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, और पागल नहीं होना चाहिए, मैड नहीं होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो ऑब्वियस चीजें हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सभी चीजों के बारे में योग्यताओं आर्टिकल 58 पे दी गई है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, तो
आर्टिकल 54 और 55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कही गई है। भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है वो आयरलैंड से ली गई है। जब भी पेपर में आप यूएसए को याद ध्यान रखना, आयरलैंड को भूल जाइए। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब सीधे डायरेक्टली जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति जा रहे हैं वहां पे वोट डाल के आ रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। होता क्या है कि राज्य में जो विधानसभा है या देश में जो लोकसभा है, जहां पर लोग चुनकर आए हैं, वो लोग इसमें वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और उन लोगों को मिलाकर बनता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल क्या है? जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग रहेंगे, तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित लोग। निर्वाचित मतलब जिनका निर्वाचन हुआ है, मनोनीत नहीं। 12 लोग मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, मैंने आपको बताया था, और 2 लोग होते थे, अब नहीं होते एंग्लो इंडियन, उन्हें हटा दिया गया है। तो जिन लोगों का मनोनीत हुए हैं, जो लोग अपॉइंट हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति ने ही मनोनीत किया है। आगे चलते हैं। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, उसके निर्वाचित सदस्य। फिर हम किस पे आएंगे? राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य में भी लोग, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आप कहोगे सर राज्यसभा में तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट, लेकिन वहां भी निर्वाचन होता है। विधानसभा में वोट डाले जाते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो वोट डालते हैं अपने उस एरिया से, अपने उस विधानसभा से लोगों को राज्यसभा में भेजने के लिए। तो वो भी एक तरीके का निर्वाचन हो गया। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के यूटी की विधानसभाओं के निर्वाचन। अब हम दिल्ली और पुडुचेरी यूटी को ही क्यों लिया है, तो उसके पीछे का लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि दिल्ली और पुडुचेरी ही ऐसी यूटी हैं जिनमें इनकी खुद की विधानसभा है। बात समझ रहा हूं? जिनमें इनकी खुद की विधानसभा है, उसमें केवल 2 ही हैं। वो कौन कौन से? एक तो है दिल्ली और दूसरा कौन सा है? पुडुचेरी। केवल यही दोनों ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी विधानसभा मौजूद है, लेजिस्लेशन मौजूद है। यहाँ पे यूटी विद लेजिस्लेशन इसको कहते हैं। तो इनकी जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी होंगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो इनमें आपको जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो नहीं दिखाई देंगे। तो याद रखेंगे, मनोनीत जो सांसद हैं और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, जिन्हें जो है मनोनीत करके भेजा जाता है, वो लोग इस सदस्य में इस निर्वाचक मंडल में सदस्य नहीं होते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। पहली बार सर्वसम्मति से निर्वाचित जो अध्यक्ष बने थे, उनका नाम क्या था? नरेंद्र संजीव रेड्डी। वो ऑलरेडी बता चुके हैं इनके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द टर्म ऑफ ऑफिस। राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। 5 साल तक राष्ट्रपति अपने जो है ऑफिस में रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति दोबारा नहीं चुना जा सकता। एक बार चुने भी गए हैं और उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोबारा भी चुने जा सकते हैं। वह अपने कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर कभी भी इस्तीफा दे सकता है। तो टर्म ऑफ ऑफिस आर्टिकल 56 में दे रखा है, और वो कभी भी इस्तीफा दे भी सकते हैं। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो या फिर इस्तीफा दे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। और ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति इस्तीफा देगा किस व्यक्ति को देगा इस्तीफा? तो राष्ट्रपति हमेशा अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति की जो शपथ है उपराष्ट्रपति दिलवाता है, और उपराष्ट्रपति शपथ, तो कुल मिला के ये आपस में है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अपना पद रिक्त कर दें, अब राष्ट्रपति की भी मान लीजिए इस्तीफा दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया या फिर उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे केस में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, जैसे कि M हिदायतुल्लाह के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कार्य करेंगे। और अगर वो भी नहीं है, समझ रहे हो, CJI भी नहीं है, तो यदि CJI भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो आगे जाके CJI बनने वाले होंगे, वो फिर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये कंडीशन भी इस तरीके से
पूछी जाती है। अब दूसरी चीज क्या है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से महाभियोग की अभिक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। कभी उसे हटाना पड़ गया तो उसमें महाभियोग चलाया जाएगा, और वो आर्टिकल 61 में दिया गया है, और इसकी प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है। ऑलरेडी मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। लेकिन राष्ट्रपति को उसके पद से, राष्ट्रपति को उसके ऑफिस से तभी हटाया जा सकता है जब उस पर यह चीज साबित हो जाए कि उस व्यक्ति ने संविधान का उल्लंघन किया है। अदरवाइज अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से चलाया जाएगा। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये जो अडॉप्ट जो किया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग, या यूएसए से अडॉप्ट किया गया है, और इसकी प्रक्रिया आयन से ली गई है। आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। कैसे करेंगे, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केवल संविधान के उल्लंघन की स्थिति में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। A resolution can be introduced either house of the parliament। तो सबसे पहले हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले रेजोल्यूशन लाया जाएगा। रेजोल्यूशन जो है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में आएगा तब भी सेम कंडीशन बनेगी कि कम से कम उस सदन के 25% लोग उसे सपोर्ट करते हों, तभी रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। 25%। मतलब अगर अब लोकसभा है तो आप मान के चलिए कि 500 का लगभग 25%, 125, 130, 35 सदस्य होने चाहिए जो इसे सपोर्ट करते हों। और अगर राज्यसभा में है तो 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्य का मतलब कितना हो गया, लगभग 75-80 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो इसे सपोर्ट करते हैं। 14 डेज गिवन पीरियड टू द प्रेसिडेंट। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग के लिए रेजोल्यूशन लाया गया है, चलाया जाएगा। फिर क्या होगा, तो पहले 25% लोगों ने रेजोल्यूशन लाए, राष्ट्रपति को नोटिस भेजा। रेजोल्यूशन मस्ट देन पास 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो क्या होगा, उस हाउस में, जैसे मान लो राज्यसभा में लाया गया है, तो राज्यसभा में 14 दिन पहले क्या हुआ, एक चौथाई सदस्यों ने रेजोल्यूशन लेके आए, फिर वो नोटिस भेजा गया। फिर क्या हुआ, 2/3 सदस्य वोटिंग करेंगे, उनके ऊपर चर्चा होगी क्या हुआ कैसे हुआ। फिर 2/3 सदस्य क्या करेंगे, अगर उन्होंने वोटिंग कर दी कि हाँ भाई ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए, तो फिर वो पास मान लिया जाता है। और फिर वो कहां जाएगा, देन रेजोल्यूशन विल मूव टू द सेकंड हाउस। दूसरे हाउस में जाएगा रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन दूसरे हाउस में क्यों जाएगा, द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होगी उस महाभियोग की, उन आरोपों की जो राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं। और फिर जब वो राष्ट्रपति पर वो इन्वेस्टिगेशन की जांच होगी और फिर वहां पे तथ्यों को रखा जाएगा। अगर वहां भी 2/3 सदस्य ने इसे पास कर दिया तो फिर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया। समझ गए, आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 बार महाभियोग चलाया गया, लेकिन ये दोनों बार बच गए, मतलब इन्हें हटाए नहीं गए। ठीक है, तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लाया गया था। अब हम करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति की क्या क्या जो है पावर्स होती हैं। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव पावर। हमने अभी पढ़ा था आपको शुरुआत में कि संघ की जितनी कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, वो राष्ट्रपति में नहीं होती हैं। दूसरी होती है लेजिस्लेटिव पावर, जिसे हम विधायी शक्तियां कहते हैं। फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्तियां कहते हैं। जुडिशियल पावर न्यायिक शक्तियां कहते हैं। मिलिट्री पावर सैन्य शक्तियां कहते हैं। इमरजेंसी पावर आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। और क्षमा शक्ति पार्डनिंग पावर, ये इसी के अंदर आ जाती है, जुडिशियल पावर के अंदर ही आ जाती है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली कि क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या, ऑल द डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन द नेम ऑफ राष्ट्रपति। कार्यकारी की सभी निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से ही देश चलेगा, राष्ट्रपति के नाम से ही कार्यपालिका कार्य करेगी। ही मस्ट बी, अब ये करते बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। बहुत सारे लोग, कितने लोगों को अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति जिन जिन लोगों को अपॉइंट करता है उनमें कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर पहले नंबर पे आएगा। जो सरकार बहुमत में होगी
उसकी एक जो है वो मंत्रिपरिषद बनेगी, उस मंत्री पहले मुख्यमंत्री बनेगा, बहुमत में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, संसद जो है वो मुख्यमंत्री को चुनेंगे, मुख्यमंत्री जो है अपनी मंत्रिपरिषद को चुनता है और फिर जो है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और उसकी काउंसिल्स को अपॉइंट करता है, शपथ दिलवाता है। द ओथ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम और अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस, जितने भी सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस, और इन सभी लोगों की नियुक्ति करता है। लेकिन नियुक्ति किस पे होती है, कोलिजियम की सिफारिशों पर। अभी कोलिजियम क्या है, मुख्य 5 वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो एक गुट होता है, जो एक बैठक होती है, जो एक ग्रुप होता है, उसे कोलिजियम कहते हैं। और यही कोलिजियम सारी की सारी न्यायिक नियुक्तियां करता है। जैसे बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे या फिर उनके जो तबादले होंगे, ये सभी कोलिजियम करता है। राज्य के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही राज्यपाल ही करता है। और राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू लेफ्टिनेंट कमिश्नर और द एडमिनिस्ट्रेटर, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट बनी लेजिस्लेटिव पावर, मतलब विधायी शक्तियां। ही समन प्रोड्यूस एंड सेशन ऑफ बोथ हाउसेस कैन डिसॉल्व द लोकसभा। देखो, वो दोनों हाउस को बुला सकता है, संसद को बुला सकता है और उन्हें भंग भी कर सकता है। ये सारी की सारी शक्तियां किसमें होती हैं, राष्ट्रपति में होती हैं। और ये आर्टिकल 85 में दे रखा है। थोड़ी हिंदी इंग्लिश में, जहाँ पे जगह मिल गई प्रॉपर्ली हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने की, तो वहां पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। जहाँ पे जगह नहीं मिली, केवल इंग्लिश में लिख सकते थे, तो मैंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैं समझा आपको हिंदी में ही रहा, ठीक है, कंप्लीटली हिंदी में समझा। एट द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। आप सबको पता है कि जैसे किसी भी साल की शुरुआत होती है तो सत्र बुलाया जाता है और उस सत्र में राष्ट्रपति क्या करता है, एड्रेस करता है। अच्छा, राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत में संयुक्त सत्र बुलाता है। आर्टिकल 7 में याद कर रखना, क्योंकि आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे जितने आपको आर्टिकल याद होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी चीजें बेहतरीन होती जाएंगी, बढ़िया होती जाएंगी। He nominated 2 members in the Lok Sabha and 12 members in the Rajya Sabha। लेकिन ये 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन वाले हैं, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसे हटा दो आप। अब सीधी सीधी आप क्या लिखो कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, जो कि आर्टिकल 4(1) और 82 में दिया गया है, इनका उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति के पास में क्या नियुक्ति है, एक तो वो संयुक्त सत्र बुलाता है, राष्ट्रपति जो है पहले उसको अभिभाषण भी करता है और साथ साथ में भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे देखो, he can promulgate the ordinance which when the parliament is not in the session। राष्ट्र के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री को लगता है देश के कि ये बिल बहुत जरूरी है और इसे तुरंत लाया जाना चाहिए, ये बिल बहुत जरूरी है और इसे तुरंत लाया जाना चाहिए। ऐसे केस में एक अध्यादेश, उस कानून को तुरंत लागू करने के लिए राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है और उसके इमीडिएट इफेक्ट से वो कानून लागू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, कृषि बिल को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया गया, बाद में उसे खत्म किया गया, उसे पारित नहीं किया गया, वो अलग चीज है, लेकिन शुरुआत में उसे क्या किया गया, शुरुआत में उसे अध्यादेश के थ्रू लाया गया, फिर उसे बाद पास किया गया। अब ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो अध्यादेश है, ये आर्टिकल 123 में इसका जिक्र किया गया है। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि अध्यादेश जितने भी होते हैं वो कितने समय के लिए जो है लागू रहते हैं, तो याद रखेंगे 6 माह। राष्ट्रपति ने अगर कोई कानून अध्यादेश के थ्रू लागू किया है तो 6 माह के अंदर कैबिनेट, जो मंत्रिपरिषद, जो संसद है, अगर उस कानून को पारित नहीं करेगी तो वो अध्यादेश अपने आप ही कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके पहले क्या करता है, मान लीजिए आपने 6 माह के लिए अध्यादेश लेके आए और आपने नहीं पारित कराया, तो आपको फिर से एक अध्यादेश लाना पड़ेगा। इस तरीके से हर 6 महीने पर अध्यादेश लाना पड़ेगा और तो वो कानून इफेक्टिव रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड आप देसी चलाते जा रहे हो, कितने बार तक आप लगातार अध्यादेश ला सकते हैं।
तो शायद ये 2 या 3 साल होता है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। जहाँ तक ये 6 बार लाया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं 3 साल तक होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होता है, 2 या 3 साल होता है, उससे ज़्यादा आप इसको बार बार अध्यादेश नहीं ला सकते। इफ द ऑर्डिनेंस इज नॉट पास इन द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ सेशन बिगिनिंग देन इट बिकम द नल एंड वॉइड। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, यदि अध्यादेश को पार्लियामेंट में पारित नहीं किया जाता है 6 महीने के अंदर, तो ये अपने आप ही नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। आगे चलो, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहला है आर्टिकल 110। क्या कहते हैं? मनी विल कहते हैं। तो नो मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना कोई भी धन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है धन विधेयक। कोई भी राज्य सरकार के खर्चे हैं, देश के खर्चे हैं, किसी भी चीज जो जिसमें पैसा जुड़ा हुआ है, उससे चीजें जो जब विधेयक बनाए जाते हैं, बिल बनाए जाते हैं, उसे धन विधेयक कहते हैं। और धन विधेयक की खासियत यह है कि इसे लोकसभा में पारित करने के बाद में राज्यसभा, सबसे पहले इसे लोकसभा में ही पारित करना है, लोकसभा में इसे माना जाता है, और लोकसभा में पारित हो जाने के बाद इसे लगभग पारित मान लिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में इसे भेजा तो जाता है, लेकिन अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर इस पर कोई निर्णय नहीं लेता है या निर्णय नेगेटिव में लेता है, तब भी ये पारित माना जाता है। समझ में? अब कोई बिल राज्यसभा में, कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिफाइन करेगा? तो ये डिफाइन करते हैं लोकसभा के स्पीकर। जो लोकसभा के स्पीकर हैं वही इस चीज का निर्णय दे सकते हैं कि ये बिल मनी बिल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे लोकसभा में ही पारित कराना नेसेसरी है, जरूरी है। राज्यसभा की स्क्रूटनी से वो बच सकता है, राज्यसभा की जो स्क्रूटनी है उससे उसे बचाया जा सकता है। और ये बिल जो है वो मनी बिल के अंतर्गत नहीं आता है, इसे लोकसभा में पारित करना जरूरी है और राज्यसभा में पारित करना जरूरी है। तो ये डिसाइड करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास में होता है। आर्टिकल 110, he can make the advances out of the contingency fund of India meet the unforeseen expenditure। वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम कर सकता है। तो देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से खर्चा आ गया, तो ऐसे केसेस में जो कंटिंजेंसी फंड है, जो इमरजेंसी फंड है भारत का, आकस्मिक जो निधि है, उससे पैसा राष्ट्रपति जो है वो अलॉट कर सकता है। ये भी इसमें इसके पास वित्तीय शक्तियां होती है। ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। जो लेटेस्ट वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष एन के सिंह थे, और इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में दे रखा है। तो कभी भी पूछा जाइए वित्त आयोग का आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल 280 आपको याद रखना है। ठीक है, 280 आपको याद रखना है। आगे देखो, ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब हम क्या बात करेंगे? जुडिशियल पावर के बारे में, न्यायिक शक्तियों के बारे में। ठीक है, न्यायिक शक्तियों के बारे में। He appoint the chief justice and the judges of Supreme Court and High Court, आर्टिकल 217। कभी भी पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, तो आर्टिकल 217 आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। He can ask the advice from Supreme Court regarding a question of law, but advice is not binding on him। एक बिल आया राष्ट्रपति के पास में, बिल में कुछ बातें लिखी थी, राष्ट्रपति को समझ में नहीं आई कि ये संवैधानिक संगत है या नहीं है, ये न्याय संगत है या नहीं है। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के से सलाह मांगी। और ये बात किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी सलाह ले सकता है, किसी भी तरीके की कानूनी सलाह ले सकता है, वो चाहे विधेयक से रिलेटेड हो, चाहे बिल से रिलेटेड, किसी भी तरीके से रिलेटेड हो। और ये बात आर्टिकल 143 में दे रखी है। लेकिन कानूनी सलाह अगर राष्ट्रपति को मिलती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये जरूरी नहीं है, ये उसको बाइंड नहीं करता है, ये उसको मजबूर नहीं करता है कि वो उस सलाह को माने ही माने। ठीक है, he can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment, or the suspend, remit or commute the sentence of a person convicted by any offense। आर्टिकल 72, इसी को कहते हैं पार्डनिंग पावर, क्षमा देने की शक्ति। किसी व्यक्ति को उम्र कैद हुई है तो उसकी सजा को कम किया जाता है। 72 उम्र कैद का मतलब पूरी जिंदगी आपको रहना है, लेकिन कभी कभी मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि उम्र कैद का मतलब 14 साल की उम्र मान लिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करता है? उसको
क्षमा कर देता है कि चलो 14 साल एक लंबा समय होता है, इसके सोशल जितने भी नेटवर्क है खत्म हो चुके हैं, अपराध करने की क्षमता बहुत कम हो गई है, इतने साल तक रहने के बाद इंसान वैसे भी कुछ करने लायक नहीं रहता है। तो ऐसे केसेस में उसकी जो उम्र कैद की सजा है, जिसको उससे पूरी जिंदगी उसमें जेल में गुजारनी है, उसे 14 साल में भी छोड़ दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, राष्ट्रपति जो है वो फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट कर देता है, बहुत बार ऐसा होता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उम्र कैद की सजा को 10 साल की सजा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी की सारी शक्तियां जो है वो किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के साथ ही राष्ट्रपति के पास होती हैं। और राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है और किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं भी कर सकता है। इन केस वेयर पनिशमेंट इज मेड बाय द कोर्ट मार्शल, ठीक है, इन एनी केस ऑफेंस द यूनियन लॉ, तो किसी भी केस में ये कर सकता है। यही शक्तियां जब राज्य के अंतर्गत आती हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, तो इसे माफ करने का अधिकार गवर्नर के पास में चला जाता है। और गवर्नर के पास में भी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट इज मिलिट्री पावर ऑफ इंडिया। मिलिट्री पावर क्या होती है? ही इज द सुप्रीम कमांड डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। पूरी जितनी भी भारत में जो जितनी भी सेनाएं हैं, चाहे वो थल सेना हो या फिर वो जल सेना हो या फिर कोई वायु सेना हो, उन सभी का जो सुप्रीम कमांडर है वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ऑफ इंडिया। सभी के अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ही कैन डिक्लेयर द बार ऑन कंडक्ट पीस सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। क्या कर सकता है? अगर संसद स्वीकृति दे दे तो वो किसी देश के खिलाफ में युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। मैंने फिर से वही बात की कि राष्ट्रपति की मोस्टली जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की मंत्री परिषद में निहित होती हैं। उस मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है, मतलब राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर बहुत ही कम कार्य करता है। वो हमेशा और हमेशा मंत्री परिषद की एड और एडवाइस पे भी चलता है। और ये सेम काम राज्य में गवर्नर और मुख्यमंत्री की परिषद का होता है। राज्य का गवर्नर भी उसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से देश में राष्ट्रपति कार्य करता है। गवर्नर भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे कार्य करता है। लेकिन एक अपवाद अभी कुछ दिन के पहले ही आया था, दिल्ली का विवाद। दिल्ली को लेकर एक एनसीटी लॉ लाया गया राष्ट्रपति ने, और सुप्रीम कोर्ट की एक जो है जो वो होती है, क्या कहते हैं, आयोग बनता है, मतलब बहुत सारे इसमें जजेस होते हैं, उनमें एक संवैधानिक पीठ भी होती है। जो पीठ बनती है उसमें एक संवैधानिक पीठ भी होती है। और संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया था 2018 में कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो उस राज्य में जो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वही मेन एग्जीक्यूटिव है, उन्हीं की एडवाइस पर राज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा। ये दिल्ली के केस की बात कर रहा हूं मैं। तो दिल्ली में एलजी को सुप्रीम कोर्ट की एकदम स्पष्ट गाइडलाइन ने क्या कह दिया था कि जो मुख्य सरकार चलाने वाला है वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने विवेक के आधार पर कोई डिसीजन नहीं दे सकता है। डेली टू डेली जो एक्टिविटी है राज्य की उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर उसे लगता है कि कोई चीज न्याय संगत नहीं है, संविधान संगत नहीं है, तो वो राष्ट्रपति को उस बिल को भेज सकता है। लेकिन उसे स्पष्ट करना होगा कि उसने क्यों भेजा। हर एक बिल को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता। मतलब क्लियर था कि राज्यपाल हर रोज मुख्यमंत्री के कामों में अपनी जो अड़ंगा है वो नहीं लगा सकता। लेकिन हुआ क्या, 2020 के अराउंड में, शायद 2020 में ही बिल आया था, एक नया बिल लाया गया, एनसीटी बिल 2021 या 2020 में लाया गया था। उसके अकॉर्डिंग दोबारा से राज्यपाल को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया दिल्ली एनसीटी का। तो ये फिर से एक तरीके का बिल आया था जो मतलब संविधान संगत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी संविधान पीठ जो थी उन्होंने डिसीजन दे दिया था। अब ये दोबारा से हो सकता है जाए और फिर से वही सब बातें हों, फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और फिर से उस डिसीजन आएगा। खैर आगे चलते हैं। इमरजेंसी पावर मतलब क्या हो गया? आपातकालीन शक्तियां, जिसका राष्ट्रपति उपयोग केवल आपातकाल के समय कर सकता है। और हम सबको पता है कि आपातकाल कब लगाया जाता है, आपातकाल कब होता है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी। राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां रखता है।
नेशनल इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कब हो सकता है? जब भारत पर आक्रमण हो जाए, जैसे कि 3 बार युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया, 352 आर्टिकल के तहत ये होता है। और 1962, 1971, 1975 में 3 बार राष्ट्र जो है आपातकाल लगाया गया। दूसरा उसके बाद आता है स्टेट इमरजेंसी, बोले तो राज्य का आपातकाल, या फिर इस पे कहते हैं राष्ट्रपति का शासन। राष्ट्रपति शासन या राज्य का आपातकाल एक ही बात है। राज्य में असंवैधानिक स्थिति, संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। तीसरा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसमें वित्तीय जो चीजें हैं उनको लेकर राष्ट्रपति किसी तरीके के वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। एक बार इसकी स्थिति उत्पन्न हुई थी 1992 में, 1992 के अराउंड में, लेकिन फिर उसे उबार लिया जाएगा, मनमोहन सिंह ने उसे उबार दिया। आगे चलो, तो ये टोटल राष्ट्रपति को लेकर बातें थी जो हमने आज डिस्कस करी हैं। सारी की सारी चीजें जो है वो राष्ट्रपति को लेकर मैंने आपको बताई हैं। राष्ट्रपति कार्य कैसे करता है, उससे कौन कौन से आर्टिकल संबंधित हैं, इन सभी की चीजों के बारे में हमने डिटेल्ड रूप से बात की है। ये एक लेक्चर 1 घंटे का मोर देन सफिशिएंट है किसी भी तरीके के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए। ठीक है भाई मेरे, याद रखेंगे। अनअकैडमी पर अभी जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, वो जो सब्सक्रिप्शन के जो ऑफर हैं उनमें 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 4 महीने फ्री मिलता है, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 8 महीने फ्री मिलेगा। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल की जो फीस है वो है 7,800 रुपए, 2 साल की, सॉरी। लेकिन है क्या कि ये जो 2 साल की फीस है इसमें 8 महीने और जोड़ दो, 8 मंथ इसमें क्या करो और जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 32 महीने हो गए। मतलब आप 24 महीने की जगह कितना हो गया? 32 महीने का सब्सक्रिप्शन है। मंथली रुपए से निकालोगे, इसे सेम टू सेम निकालोगे, ये तो 293 ही आएगा, लेकिन अगर 8 महीने जोड़ के निकालोगे तो ये 200 रुपए बचेगा। तो 1 महीने में अगर आपके 200 रुपए पढ़ने में जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। 200 रुपए का तुम लोग पिज्जा खा जाते हो, समझ रहे हो? 200 रुपए का तो रिचार्ज करा लेते हो। तो जरूर पढ़िए, कंप्लीट एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें, एक बार जरूर उसको ट्राई करें, और एक बार आपने ट्राई किया तो आपको जरूर लगेगा कि 200 रुपए जो तुम्हारे जा रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली बहुत ज्यादा चीजें मिल रही हैं आपको 200 रुपए में। ठीक है, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो ये प्राइस भी कम हो जाएगा, ये बचेगा 7020, आपके 10% जो पैसे है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6,500 रुपए का है, 542 रुपए का, सभी 10% कम होते जाएंगे जिस तरीके से आपने कोड लगाया है। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी पे जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ आपको बताई जा रही है, उसमें किसी भी तरीका के आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी समस्या है ना, किसी भी तरीके का कंटेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जो व्यक्ति सबसे पहले रिपोर्ट करेगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। आज मैंने आपको राष्ट्रपति को लेकर बहुत सारी चीजें समझाई हैं। इसी तरीके से आगे आने वाले दिनों में मैं उपराष्ट्रपति को लेकर भी सारे के सारे आर्टिकल्स लेके आऊँगा, सभी चीज़ें लेके आऊँगा। उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, CAG है ना, या फिर मौलिक अधिकार है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो एग्जाम्स मैंने लिखे थे उनके लिए ये कम्प्लीटली अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको UPSC के लेवल है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो मैंने UPSC लेवल की नहीं है, नॉर्मल SSC CGL थोड़े थोड़े जो एग्जाम्स हैं उनमें आपको ये बेनिफिशियल दे सकता है, आपके लिए उपयोगी है, बहुपयोगी है बल्कि। तो क्या करें भैया, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना, वीडियो को लाइक करें, लाइक और शेयर करें। इससे क्या होगा, बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि जो है एक चैनल पर अच्छा से पढ़ाई हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आने वाली वीडियो के सारे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। अच्छा, जो बच्चे मुझसे अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे अनअकैडमी का लिंक दे रखा है, आप क्लिक करिए, अनअकैडमी के ऐप पर जाइए, मुझे फॉलो करिए, आपको वहाँ पर डेली फ्री क्लासेस मिलेंगी। लगभग हर महीने में 20 क्लासेस फ्री होती हैं अनअकैडमी के ऐप पर, जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं, जिन्हें आप ले सकते हैं। ठीक है, चले तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। और
फिर से मिलेंगे नए सेगमेंट में, और जो नया इसी के बाद जो सेगमेंट लेके आएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा या तो राज्यपाल लेके आऊं या फिर उपराष्ट्रपति लेके आऊं। थैंक यू।